हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और ये है हमारा क्वांटम फिजिक्स का लेक्चर नंबर 7। पिछली क्लासेस में हमने दो अनरियलिस्टिक वेव फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था, दैट इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एंड प्लेन वेव फंक्शन। आज हम एक रियलिस्टिक वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज वेव पैकेट। वेव पैकेट। जब हमने डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिस्कस किया तब हम उसमें क्या मान के चल रहे थे कि पोजीशन जो प्रीसियसली डिफाइंड है, पोजीशन को हम एग्जैक्ट मान रहे थे, इसी वजह से वो अनरियलिस्टिक हो रहा था। और प्लेन वेव फंक्शन क्या कर रहा था, पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हर एक जगह पे हमें सेम वैल्यू दे रहा था, तो उस वजह से वो अनरियलिस्टिक था। अब देखते हैं कि वेव पैकेट में क्या होता है। वेव पैकेट एक बहुत सारी वेव्स का कलेक्शन होता है, उनका इंटरफेरेंस में जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होते हैं उसी को हम वेव पैकेट कहते हैं। बहुत सारी वेव मिलकर एक वेव पैकेट बनाती है। जो हमारी अलग से वेव्स होती हैं, जैसे कि हम साइनोसॉइडल वेव्स देखते हैं, तो उनमें हम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक की बात करते हैं, बट एक्चुअल में वेव माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक नहीं होती, वे एक लिमिट में डिफाइंड होती है, जो कि हम वेव पैकेट में देखेंगे। वेव पैकेट क्या होता है कि हम ऐसी वेवलेंथ वेव्स लेते हैं जिनकी वेवलेंथ नियरली इक्वल होती है और उनके फेज और एम्पलीट्यूड को हम इस तरीके से लेते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो उस वेव पैकेट के अंदर और उसके बाहर क्या हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये एक हमारा वेव पैकेट बन जाता है इस तरीके से। अब इसके अंदर यहां तक क्या होगी हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और यहाँ इसके बाहर क्या रहेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब इस केस में क्या होगा, पार्टिकल इसी लिमिट में हमें मिलेगा। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक हम लिमिट नहीं रखते। पार्टिकल लेट से ये x1 है और ये x2 है, तो पार्टिकल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी हमें इस x1 टू x2 के रीजन में हमें ज्यादा मिलेगी और बाकी सभी जगह पे नियरली हमें जीरो उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मिलती है और इस पैकेट के अंदर उसके फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैंने किसी बॉक्स में एक पार्टिकल लिया और उसकी अगर मैं कहूंगी बॉक्स में फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगी और इसके बाहर फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, जीरो। तो इसी तरीके से ये एक पैकेट बन जाता है, तो इसमें हमें पार्टिकल मिलेगा और इसमें पार्टिकल के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम, और इनके बाहर मिनिमम। तो चलिए अब इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि एक्चुअल में वेव पैकेट क्या है, थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का नाम आपने सुना होगा, जहां से डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि हर एक मटेरियल पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। ये एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो हम एक बार मान लेते हैं कि यह वेव एसोसिएटेड है किसी भी पार्टिकल के साथ, एक हम वेव वो कंसिडर कर लेते हैं कि क्या है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार हम ये वेव मान लेते हैं, ये हम सिंपलेस्ट एग्जांपल लेकर चल रहे हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक वेव हो गई, यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, के इज द प्रोपगेशन कांस्टेंट और x जिस भी डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में वेव हमारी प्रोपगेट कर रही है, तो ये क्या होगा हमारा फेज, और ये फेज क्या रहता है, कांस्टेंट। इसको हम अगर कांस्टेंट मान ले, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इंटू डी टी माइनस ऑफ के इंटू डी एक्स। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। तो जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन के। ये वैल्यू आपके पास आ जाती है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय फेज वेलोसिटी से भी, वी पी भी हम इसको कह सकते हैं कि ये फेज वेलोसिटी है।
क्योंकि ये फेज की वजह से हमें ये वेलोसिटी मिल रही है, तो इसको हम नाम दे देते हैं फेज वेलोसिटी भी। अब एक बार ये फेज वेलोसिटी को हम आगे और सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। उससे पहले आप एक टर्म देखिए, के की वैल्यू होती है हमारे पास 2π/λ, और यहाँ पे आप और एच कैट की वैल्यू होती है हमारे पास h/2π। तो यहाँ पे आप जब इसको एच कैट से मल्टीप्लाई कर दोगे, एच क्रॉस भी आप बोल सकते हो, और इसी से डिवाइड कर दोगे, तो ये हमारे पास एनर्जी के इक्वल आ जाता है। वो देखिए कैसे, क्वांटम में एनर्जी हमारी क्या होती है, एच न्यू। इसको अगर हम 2π से मल्टीप्लाई कर दें, 2π से डिवाइड कर दें, तो h/2π हमारा क्या बन जाएगा, एच क्रॉस, और 2π न्यू हमारी क्या बन जाएगी, ओमेगा। तो ये एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और एच क्रॉस के हमारे पास क्या आ जाता है, मोमेंटम। वो देखिए कैसे, मोमेंटम हमारा क्या होता है, mv, सॉरी mv नहीं, आप हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ले रहे हैं, तो वहां से हमारे पास क्या रिलेशन होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h/p। तो आप यहाँ से मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू h/λ। इसको भी आप 2π से मल्टीप्लाई करवा दो, 2π से डिवाइड करवा दो, तो h/2π हमारा क्या बन जाएगा, h क्रॉस, और 2π/λ हमारा क्या बन जाएगा, k। तो यहां से ये मोमेंटम की वैल्यू बन जाती है। इसे जब हम इसमें h क्रॉस से मल्टीप्लाई, h क्रॉस से डिवाइड करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, E/p। इसको इरेज कर देते हैं। Vp की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई अब, E/p। अब एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, mc²। मोमेंटम क्या होता है, mv। m से m कैंसिल हो जाएगी, ये हमारे पास आ गई c²/v। तो फेज वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास आ गई c²/v। अब ये फेज वेलोसिटी क्या है, जो पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड है, उसकी वेलोसिटी को हमने फेज वेलोसिटी कहा है। यहाँ पे मोमेंटम क्या था, उस पार्टिकल का मोमेंटम, तो यहाँ से ये वेलोसिटी क्या होगी, उस पार्टिकल की वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो हमारे पास आ रही है v, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और इस फेज वेलोसिटी को हम वेव वेलोसिटी भी कहते हैं, फेज वेलोसिटी। और यू कैन से दैट वेव वेलोसिटी। और ये हमारे पास क्या है, दैट इज पार्टिकल वेलोसिटी। अब हमारे पास ये जो रिलेशन आया है, Vp इज इक्वल टू c²/v, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा या उसके बराबर नहीं हो सकती। लेकिन इस रिलेशन से हमारे पास फिर जब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगाते हैं, तब हमारे पास क्या आता है, फिर Vp इज ग्रेटर देन v। ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि पार्टिकल की वेलोसिटी तो कम है, लेकिन उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब पार्टिकल पीछे रह जाता और वेव आगे निकल जाएगी। तो इसका फिर वेव उसके साथ एसोसिएटेड कैसे हुई, एसोसिएट उसके साथ वेव एसोसिएटेड तभी हो सकती है जब पार्टिकल की वेलोसिटी और जो फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी वो दोनों इक्वल हो, तभी हम उनको एसोसिएटेड कहेंगे। इट मीन्स यहाँ से डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या हो गया, गलत हो गया कि किसी पार्टिकल के साथ कोई एक वेव एसोसिएटेड होती है। ये हमने अभी सिंगल वेव की बात की थी, हमने एक साई सिंगल वेव फंक्शन माना था a sin ωt - kx। तो यहाँ से सिंगल वेव तो एसोसिएटेड नहीं होती, क्योंकि अगर सिंगल वेव एसोसिएटेड होती तो ये दोनों टर्म्स इक्वल आती। अब एक बार हम मान लेते हैं कि पार्टिकल के साथ एक वेलोसिटी एसोसिएटेड ना होकर ग्रुप ऑफ वेलोसिटीज हैं, सॉरी वेव्स।
एक वेव एसोसिएटेड ना होकर ग्रुप ऑफ वेव्स उसके साथ एसोसिएटेड हैं, तब क्या होगा? उस केस में जो अलग अलग वेव्स होंगी हम उनको मान लेते हैं कि उनमें उनकी वेवलेंथ स्लाइटली डिफरेंट है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ी थोड़ी उनकी वेवलेंथ में डिफरेंस है। तो ऐसे हम दो वेव्स मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। पहली ए साइन ओमेगा 1t माइनस k1x एंड सेकेंड वन इज द साई 2 ए साइन ओमेगा 2t माइनस k2x। इनके एम्पलीट्यूड हम सेम मानकर चलते हैं। अब अगर दो वेव्स एसोसिएटेड हैं तो इनमें क्या होगी? इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होगी। अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन क्या आ जाएगा? साई इज इक्वल टू साई 1 प्लस साई 2। और जहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहां पे हम क्या कहेंगे? वेव पैकेट बन रहा है। तो इसको आगे एक बार सोल्व कर लेते हैं। यहां से हमारे पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए हमारा कॉमन बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा 1t माइनस k1x प्लस साइन ओमेगा 2t माइनस k2x, ये वैल्यू आ जाती है। अब यहां से हमारे पास क्या बन रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d का, ये किसके बराबर होता है? 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस d बाई 2 और मल्टीप्लाई में कोस c माइनस d बाई 2। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमारे पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी? a टाइम्स ऑफ, पहले कोस वाली टर्म लिख लेते हैं, कोस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी बाय 2 माइनस ऑफ k1 माइनस k2 इंटू एक्स बाई 2। और इसी तरीके से साइन के साथ क्या आएगा? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू के बाई 2 सॉरी टी, और प्लस में k1 प्लस k2 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? x। तो ये टर्म हमारे पास आ जाती है। ये आई थिंक अगर विजिबल नहीं भी है तो भी आप नॉर्मली इसे सोल्व कर सकते हो। सिंपल हमने कैलकुलेशन की है। सिंपल हम साइन c प्लस डी का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे c की वैल्यू क्या रहेगी? ओमेगा 1t माइनस k1x और d की वैल्यू ओमेगा 2t माइनस k2x। तो अब यहां से चलिए एक बार इसको ऊपर लिख, नहीं, यहाँ पे अब हम क्या करते हैं कि स्लाइड थोड़ा सा डिफरेंस है वेवलेंथ में। तो हम यहाँ पे ओमेगा 1 को हम नियरली इक्वल टू मान लेते हैं ओमेगा 2 के, और जो हमारा k1 है उसको हम नियरली इक्वल टू मान लेते हैं k2 के। अगर ये इस तरीके से है तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2, देखो इसमें जो टर्म्स आ रही है उनकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 बाय 2। अब इनको हमने नियरली इक्वल मानना है। ये इक्वल है नहीं, अगर ये इक्वल होती तो ये टर्म 0 बन जाती, लेकिन इनमें स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम इसको क्या मान लेते हैं? इस टर्म को डी ओमेगा। और इसी तरीके से k1 माइनस k2 को k2 बाई 2 को हम डी के मान लेते हैं। और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2 जो टर्म आ रही है हमारे पास साइन वाले फंक्शन के साथ, उसको हम ओमेगा मान लेते हैं। किस तरीके से? ओमेगा 1 नियरली इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा 2 भी नियरली इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा बाई 2 ओमेगा आ जाएगा। इसी तरीके से k1 प्लस k2 बाई 2 इसको हम क्या मान लेते हैं? k। अब इन वैल्यूज को हम पुट करते हैं तो हमारे पास साई की वैल्यू क्या आ जाएगी? a कोस डी ओमेगा टी माइनस डी के ऑफ एक्स और साथ में साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। अब यहां से आप देख सकते हैं कि ये टर्म हमारे पास क्या है? ये पूरी टर्म मिलकर एक एम्पलीट्यूड बना रही है, तो इसको हम कहेंगे न्यू एम्पलीट्यूड। जो दो वेव्स हमने ली थी उनको सुपर इम्पोज करवाया और जो नई वेव हमें मिली
उसका ये एम्पलीट्यूड है और इसको हम नाम दे देते हैं न्यू एम्पलीट्यूड। इसे हमने दो वेव्स सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए ली है, इससे ग्रुप ऑफ वेव्स होती है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे ये वाले टर्म जो है ये फेज है, कांस्टेंट है सॉरी, तो डी ओमेगा टी माइनस डी के एक्स ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट। इसको जब आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा डी टी माइनस ऑफ डी के डी एक्स इक्वल टू 0। जब इन टर्म्स को रीअरेंज करोगे तो डी एक्स डिवाइड बाई डी टी आपके पास आ जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी के, और इसको हम नाम देते हैं क्या, ग्रुप वेलोसिटी वीजी, डी ओमेगा बाय डी के। ग्रुप वेलोसिटी क्यों कहा, पहले हम सिर्फ सिंगल वेव ले रहे थे, उसकी वजह से जो वेलोसिटी आ रही थी उसको फेज वेलोसिटी या वेव वेलोसिटी बोल दिया। अब हमने ग्रुप ऑफ वेव्स ली है, उनसे जो वेलोसिटी आ रही है तो उसको हम ग्रुप वेलोसिटी नाम दे देते हैं। ये किसकी वेलोसिटी होगी, जो पैकेट बनेगा हमारा वेव पैकेट, उसकी वेलोसिटी होगी। अब वेव पैकेट को इन अनदर टर्म्स आप किस तरीके से कहोगे कि एक पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड ना होकर एक ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती है और उन्हीं को हम वेव पैकेट कहते हैं। और जो वेव्स हैं वो एक स्मॉल रीजन में डिफाइंड होती है। स्मॉल, उनके साथ जो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वो एक स्मॉल रीजन में होती है, उसी को हम वेव पैकेट कहते हैं। और उस वेव पैकेट में एक आपके पास आती है ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी एंड पार्टिकल वेलोसिटी। तो ये हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी की वैल्यू आई ओमेगा अपॉन के, और जो ग्रुप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू हमारे पास आई डी ओमेगा अपॉन डी के। अब एक बार इन दोनों में रिलेशन भी देख लेते हैं कि ग्रुप वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी में क्या रिलेशन है। अगर यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, के इंटू वीपी फेज वेलोसिटी। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू के बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के इज इक्वल टू, यहाँ पे बाय पार्ट्स करेंगे हम, यूवी रूल लगाएंगे तो वीपी के का के रिस्पेक्ट में 1 प्लस के एज इट इज डी वीपी अपॉन डी के। यहाँ पे डी ओमेगा अपॉन डी के क्या है हमारी फेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम वी जी लिख देते हैं। अब 2 पाई बाय लैम्डा हमारे पास क्या होता है, के। यहां से 2 पाई बाय लैम्डा की वैल्यू हमारे पास के है और के हमारे पास, तो यहां से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, यहाँ पे के हो जाएगा और यहाँ पे लैम्डा। अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, यहाँ पर लिख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू के सॉरी, तो डी लैम्डा बाय डी के इज इक्वल टू, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2 पाई कॉन्स्टेंट 1 बाय के का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाय के स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास डी लैम्डा अपॉन डी के की। तो अब इस इक्वेशन में हम इस टर्म को डी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको डी लैम्डा से ही डिवाइड कर लेते हैं। तो अब आप देखोगे यहाँ पे हमें एक टर्म मिल रही है डी लैम्डा अपॉन डी के, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, जिसकी वैल्यू निकाली है माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन के स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये डी लैम्डा हमारे पास यहाँ आ जाएगा और क्या वैल्यू थी, माइनस ऑफ 2 पाई अपॉन के स्क्वायर। यहाँ पे के एक के से एक के कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या टर्म बच गई, नीचे लिख लेते हैं, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस ऑफ 2 पाई बाय के इंटू डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। 2 पाई बाय के को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, वी जी इज इक्वल टू वी पी माइनस ऑफ लैम्डा डी वी पी अपॉन डी लैम्डा। तो ये है हमारा ग्रुप वेलोसिटी
और फेज वेलोसिटी का रिलेशन। एक बात और बीच में एक पॉइंट रह गया था कि हमने फेज वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल नहीं होते, तो हमने कहा कि पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड नहीं होती। लेकिन क्या ये ग्रुप वेलोसिटी पार्टिकल वेलोसिटी के इक्वल होती है? तो इसका आंसर है यस। ग्रुप वेलोसिटी जो है वो चाहे आप रियलिस्टिक केस लो चाहे अनरियलिस्टिक केस लो, सॉरी रिलेटिविस्टिक लो या फिर नॉन रिलेटिविस्टिक, दोनों में ही ग्रुप वेलोसिटी हमारी पार्टिकल वेलोसिटी की इक्वल आती है। तो वहां से हम कहते हैं कि एक पार्टिकल के साथ एक सिंगल वेव एसोसिएटेड ना होकर एक वेव का पैकेट एसोसिएटेड होता है, ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती है। और वहां वेव पैकेट कैसे बनता है? वो जो ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती है उनमें सुपरपोजिशन होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिस रीजन में होती है वहां पे हमारा वेव पैकेट बनता है, और उसके बाहर क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। अब एक बार ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी के दो चार डिफरेंस देख लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में फेज वेलोसिटी क्या होती है, वैल्यू क्या होती है हमारे पास ओमेगा अपॉन के, जबकि ग्रुप वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है डी ओमेगा अपॉन डी के। और इसी तरीके से ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है, एक इंडिविजुअल वेव की वेलोसिटी होती है। किसकी वेलोसिटी होती है? इंडिविजुअल वेव की। और हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या होती है? पूरे ग्रुप ऑफ वेव्स की। ग्रुप ऑफ वेव या फिर आप कह सकते हो वेव पैकेट की जो वेलोसिटी होती है, ये हमारी ग्रुप वेलोसिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल वेव है, जबकि फेज वेलोसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल वेव है, और ग्रुप वेलोसिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप ऑफ वेव्स हैं। यही है इसके दो चार डिफरेंस, आप इनको अपने तरीके से नोट कर सकते हो। और आई थिंक वेव पैकेट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वेव पैकेट क्या होता है। एक बार थोड़ा सा और समराइज कर देते हैं कि एक पार्टिकल के साथ ग्रुप ऑफ वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, उनके अंदर इंटरफेरेंस होती है, जिस रीजन में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है वहां पे हम कहते हैं कि एक वेव पैकेट बनता है, जिसका डायग्राम भी हमने शो किया था कुछ इस तरीके से। और इसे वेव पैकेट के बाहर क्या होती है, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और बीच में क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये एक वेव पैकेट बनता है। इस वेव पैकेट की वेलोसिटी को हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। इसके अंदर जो इंडिविजुअल वेव्स होती हैं उनकी वेलोसिटी को हम फेज वेलोसिटी या फिर वेव वेलोसिटी कहते हैं। और यहीं से हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है कि कैसे कि जो पार्टिकल है हमारा वो इस रेंज के बीच में ही हमें कहीं पे मिलेगा पार्टिकल, इससे बाहर हमारा पार्टिकल नहीं होगा। इसके बीच में कहाँ होगा वो हम नहीं कह सकते, कुछ अनसर्टेनिटीज रहेगी। पार्टिकल की पोजीशन क्या रहेगी x1 to x2 के बीच में। इसमें कितनी अनसर्टेनिटी कितनी रहेगी पोजीशन में x1 माइनस x2, आप इस तरीके से बता सकते हो। तो यही था हमारा वेव पैकेट का कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।